कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 12 एडवांस वेरिएंस। सो क्या क्या इस चैप्टर का ओवरव्यू है। एडवांस वेरिएंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, then using variances in modern environment, sales mix and quantity variance. Okay, so ये advanced variance है। अब अगर ये advanced variance है तो basic variances क्या चीज है। So basic variances हम already पढ़ चुके हैं आपके F2 पेपर में। F2 यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर जो पेपर जो था उसमें था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 था, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसके साथ में आपके वो वाले वीडियोस अटैच रहेंगे जिसमें हमने पूरा बेसिक वेरिएंसेस पढ़ा हुआ है। ओके, तो आप ये बेसिक वेरिएंसेस का अगर आपको एक बार वापस देखना है, आइडिया लेना है, तो आप वो वाले वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिक वेरिएंसेस हम वहां कर चुके हैं। अभी हम यहाँ उससे थोड़ा सा आगे का लेवल एडवांस वेरिएंस करने वाले हैं और जो सबसे पहले हम करने वाले हैं वो है लेबर आइडल टाइम एंड मटेरियल वेस्ट वेरिएंस। सो व्हाट इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इसको देखने के लिए एक बार हम थोड़ा सा लेबर वेरिएंस दोबारा सा जरा सा देख लेते हैं कि क्या होता है ये लेबर वेरिएंस। टोटल लेबर वेरिएंस, अगर हम टोटल लेबर वेरिएंस देखें तो क्या मतलब है कि हमने क्या सोचा था, डिसाइड किया था कि लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आने वाली है, मतलब हमें टोटल लेबर को जो हमारी कॉस्ट आने वाली है वो कितनी है। ओके, और फिर हम कंपेयर करते हैं उसे विद एक्चुअल लेबर कॉस्ट से। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड टोटल लेबर वेरिएंस। फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि हमारा साल भर में लेबर की जो कॉस्ट का जो हमारी कॉस्ट आने वाली है, लेबर की कॉस्ट वो आने वाली है फॉर एग्जांपल $10,000 और एक्चुअल में आई वो $9,000। तो मतलब क्या हुआ, हमारा $1,000 का फेवरेबल वेरिएंस हो गया। या अगर 9,000 की जगह 11,000 आई तो हमारा क्या हो गया है, एडवर्स वेरिएंस हो गया है। अब लेबर वेरिएंस को हम अगेन दो में डिवाइड कर देते हैं, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये दो फैक्टर से, एलिमेंट से मिलकर बनी होती थी, दैट इज आवर्स, क्योंकि लेबर्स को हम आवर्स के बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं, और रेट। ये जो स्टैंडर्ड आवर्स लेते थे वो हम किसके लिए लेते थे, फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए लेते थे, क्योंकि जो एक्चुअल आउटपुट बना रहे हैं उसके लिए हमारा क्या स्टैंडर्ड है, क्या एक्सपेक्टेड है, जो आवर्स जितने आवर्स हमें लगने वाले हैं इनटू स्टैंडर्ड रेट। और ये एक्चुअल कॉस्ट क्या होती थी, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। जब हम इन रेट में डिफरेंस देखते थे तो वो हमारा क्या कहलाता था, रेट वेरिएंस। जैसे हमने पढ़ा तो इसका एक फॉर्मूला क्या देखा था हमने, इसका फॉर्मूला होता है रेट में डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई किससे करते थे हम इसे, एक्चुअल आवर्स से करते थे। ओके, फिर देखा था एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब आवर्स में, मतलब कितने आवर्स हमने सोचा था कि वर्कर्स को इतना आउटपुट बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, और एक्चुअल में उन्होंने कितने आवर्स लिए, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता था, एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि किसी काम को करने के लिए वर्कर्स को लगेंगे 100 आवर्स, हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि ये काम करने के लिए 100 आवर्स का टाइम दिया, और उन्होंने वो किया 120 आवर्स पे, तो मतलब क्या हो गया, उन्होंने कम एफिशिएंसी से काम किया। या फिर वही काम उन्होंने 100 आवर्स की जगह 95 आवर्स या 90 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, मतलब उन्होंने ज्यादा एफिशिएंटली काम किया। ओके, सो ये एफिशिएंसी वेरिएंस कहलाता था। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, किससे मल्टीप्लाई करते थे, स्टैंडर्ड रेट से। ओके, सो यहां तक के बेसिक वेरिएंस हम ऑलरेडी F2 पेपर में पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। नाउ अब हमारा आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है। अब देखिए, हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारा लगेगा स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे, जो हमने आउटपुट बनाना है 100 आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे, 100 आवर्स। ओके, ये हमने किया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, तो ये हमारे स्टैंडर्ड थे। एक्चुअल में हुआ क्या, हमने जो उन्हें पेमेंट किया ना, वो कितना किया पेमेंट, एक्चुअल आवर्स जितने आवर्स का पेमेंट किया वो हमने किया 110 आवर्स का। ओके,
सो 110 आवर्स का क्या, अब अगर हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने जाएंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि देखो 100 आवर्स हमने डिसाइड किया एंड 110 आवर्स का हमने पेमेंट किया, मतलब 10 आवर का हमने ज्यादा पेमेंट किया, मतलब वर्कर ने कम एफिशिएंटली काम किया, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा आगे और एनालिसिस किया इसका, तो हमें पता चला कि जो हमने 110 आवर्स का पेमेंट किया, इसमें से 15 आवर्स तो वर्कर ने काम किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, मशीन ब्रेकडाउन हो गई या पावर कट ऑफ हो गया या ऐसा ही कोई और रीजन रहा। ओके, कोई भी ऐसा ही एबनॉर्मल रीजन जिस वजह से वर्कर्स उस टाइम पर काम कर ही नहीं सकते थे। ओके, तो एक्चुअल में वर्कर्स ने कितना काम किया? उन्होंने किया 95 आवर्स ही काम किया। तो अगर आप उनकी एफिशिएंसी मेजर करेंगे तो उस काम को करने में क्या 100 आवर्स का टाइम दिया था, उन्होंने एक्चुअल में काम कितना किया? 95 आवर्स काम किया। तो अब बताइए, क्या उन्होंने कम एफिशिएंटली काम किया? नो, उन्होंने ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया। ये 15 आवर्स तो क्या है, आपका आइडल गया टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि इस टाइम पर तो उन्होंने काम ही नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? इसमें उनकी फॉल्ट नहीं थी, मशीन ब्रेकडाउन हो गई, पावर कट ऑफ हो गया, ये इसी तरह का कोई और एबनॉर्मल रहा, तो इस वजह से वो काम नहीं कर पाए। तो यहां पर हमारी एफिशिएंसी वेरिएंस, जब इस तरह से कोई आइडल टाइम आ जाता है तो हमारी एफिशिएंसी वेरिएंस दो में डिवाइड हो जाता है, एक आइडल टाइम वेरिएंस और एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या हो गया? डिड प्रोडक्शन टेक मोर और लेस आवर्स देन एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन आवर्स वर्क्ड। ओके, एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या मतलब हुआ? डिड प्रोडक्शन टेक मोर और लेस आवर्स देन एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन आवर्स पेड। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। लेकिन अब ये जो एक्चुअल आवर्स लेंगे, यहां पर तो हम जब एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहे थे तो एक्चुअल आवर हम किसका लिया था? हमने 110 एक्चुअल आवर्स पेड। लेकिन जब हमारा ये आइडल टाइम आ जाता है, तब हम जब एफिशिएंसी निकालते हैं, तब हम एक्चुअल आवर पेड के बेसिस पर नहीं निकालेंगे। उनकी एफिशिएंसी किससे मेजर करेंगे? जितना एक्चुअली उन्होंने काम किया, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। आप 100 एंड एफिशिएंसी के लिए 100 एंड 110 को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 15 आवर्स तो एबनॉर्मल आइडल टाइम था। तो हम किसको कंपेयर करेंगे? 100 और 95 को कंपेयर करेंगे। और ये जो 15 आवर्स था वो हमारा क्या था? आइडल टाइम था। ये आइडल टाइम था हमारा, और इससे हमारा आइडल टाइम वेरिएंस निकलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल लेबर वेरिएंस हमारा दो में डिवाइड होता है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये बेसिक वेरिएंसेस में हमने पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ओके, यहां हम देख रहे हैं जब वर्कर्स जितना उनको टाइम दिया जाता है उससे कम टाइम में काम करते हैं या उससे ज्यादा टाइम में काम करते हैं, तो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर जो काम किया, जितने का हमने उनको पेमेंट किया और जितना उन्होंने काम किया, उन दोनों में डिफरेंस है, मींस आइडल टाइम बीच में आ रहा है, तो आइडल टाइम के लिए हम दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, एक आइडल टाइम वेरिएंस एंड एक दूसरा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए, आइडल टाइम अकर्स व्हेन एम्प्लॉइज आर पेड फॉर टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। व्हाट इज आइडल टाइम? व्हेन एम्प्लॉइज आर पेड फॉर टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्किंग, फॉर एग्जांपल ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, लो डिमांड और स्टॉक आउट्स। कई बार क्या होता है, मटेरियल नहीं पहुंचा तो वर्कर्स प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका पेमेंट तो आपको उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर टाइम के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, वर्कर्स वहां पर है, तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, बट उस टाइम पर वो कोई काम नहीं कर पा रहे, तो वो आइडल टाइम कहलाएगा। इफ आइडल टाइम एग्जिस्ट एंड आइडल टाइम लेबर वेरिएंस शुड बी कैलकुलेटेड। ओके, आई होप आप लोगों को फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। सो ये रहा हमारा फॉर्मूले। इसी तरह से यहाँ पर आपके जो मॉड्यूल में फॉर्मूला दे रखा है, देखिए वही रहा, एक्चुअल आवर पेड इनटू एक्चुअल रेट एंड स्टैंडर्ड रेट, दोनों का डिफरेंस आपका रेट वेरिएंस कहला देता है। तो इसको जो हमने शॉर्ट में और बहुत ही इजी वे में फॉर्मूला लिखा था, वो क्या लिखा था हमने? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय
एक्चुअल आवर्स। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? रेट वेरिएंस का। देन आइडल टाइम वेरिएंस, ये आइडल टाइम यानी एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर वर्क, जितने का उन्होंने पेमेंट किया, यानी 110 आवर्स का आपने पेमेंट किया, 95 आवर्स ही काम किए, तो 15 आवर्स क्या रह गया आपका? आइडल टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम और स्टैंडर्ड रेट माइनस इनटू एक्चुअल आवर पेड माइनस एक्चुअल आवर वर्कड, दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, सो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया बहुत ही इजी वाले फॉर्मूले हैं, एकदम से याद हो जाएंगे आपको। एंड देन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस, सो फॉर्मूला क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रेट तो हमारा रहेगा ही, ये दो में डिफरेंस, किस में डिफरेंस देखेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर वर्कड। सो ये आपका फॉर्मूला आ गया प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस का। Now, controlling idle time and waste. So, idle time can be prevented or reduced considerably by, हम ये वेरिएंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वेरिएंस क्यों करते हैं। हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, देन हम देखते हैं कि हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंसेस को हम वेरिएंसेस कहते हैं। इन वेरिएंसेस को हम क्या करते हैं? फर्दर एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि अगर एडवर्स वेरिएंस आया है तो किस वजह से आया है, और या फिर फेवरेबल आया है तो हम उससे कोशिश करते हैं हमारा और अच्छी सिचुएशन करें या हम अपने बजट को रिवाइज करें, और एडवर्स आया तो हम कोशिश करते हैं कि उसको रेक्टिफाई करें ताकि आगे इस तरह के वेरिएंसेस ना आए। ओके, तो आइडल टाइम वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? अगर ये मशीन ब्रेकडाउन की वजह से होता है तो हम करते हैं कि अपने मशीनरी का प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड मशीनरी, अगर हम ये करेंगे तो हमारा मशीन ब्रेकडाउन और ये सब चीजें कम हो जाएगी और हम आइडल टाइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवांस प्रोडक्शन प्लानिंग, ये करके हम आइडल टाइम, मतलब एडवांस में ही हम पूरी प्रोडक्शन की प्लानिंग कर ले और ये देख ले कि कहाँ पर हमारा आइडल टाइम हो सकता है, स्टॉक आउट की सिचुएशन ना आए, इन सब के लिए पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करके चले। टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स, मटेरियल की वजह से स्टॉक आउट ना हो, इसकी वजह से हम टाइमली उनका प्रोक्योरमेंट करें। एश्योरेंस और ऑफ सप्लाई ऑफ पावर, पावर कट ना हो इसके लिए एश्योर करें कि सप्लाई ऑफ पावर आपका जो भी इन्वर्टर वगैरह में जो भी लगा रहा है वो सब लगाकर चले। एडवांस प्लानिंग फॉर मशीन यूटिलाइजेशन, तो ये सब कर कर हम अपने आइडल टाइम को और वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ ये तो था हमारा आइडल टाइम के लिए। नाउ नेक्स्ट है मटेरियल वेस्ट। सो मटेरियल वेस्ट में ऑल्सो बी नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड कुड बी कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, स्क्रैपिंग, टेस्टिंग। देखिए, जब हम लॉस मटेरियल वेस्ट की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। सो नॉर्मल क्या है? जैसे अपने क्रूड ऑयल प्रोसेस में डाला और उसके बाद उससे आप पेट्रोल डीजल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जितना डालते हैं उतना ही आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि बीच में से कुछ आपका इवेपोरेट भी हो जाएगा या कुछ स्क्रैप हो जाएगा। कई बार हम टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग में हमारा कुछ यूज में आ जाता है, तो ये सब नॉर्मल है। सो अगर हमारा कुछ वेस्टेज हो रहा है तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी में डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दिस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, सो ये जब हम यूसेज वेरिएंस जो वेस्ट होता है, जितना अगर हमने सोचा कि हमारा वेस्ट होना चाहिए 10 kg का और 10 की जगह 12 kg का वेस्ट हो गया तो हमारा क्या होगा? एडवर्स यूसेज वेरिएंस आ जाएगा। So the purchasing of material is a highly specialized function that can control waste by, तो हम waste को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम adverse material usage variance ना आए? उसके लिए ordering the right quantity and quality of materials at the most favorable price, ensuring the material arrive at the right time in the production process, take active measures against theft, deterioration, breakages, additional storage cost। तो ये सब कर कर कि हम राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना मंगवाएं, बहुत ज्यादा एक्सेस में ना मंगाएं जिससे हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, ये भी देखिए कि मटेरियल राइट टाइम पर अराइव हो जाए ताकि स्टॉक आउट की पोजीशन ना हो और इससे लेबर हमारा आइडल ना रहे। ये भी ध्यान रखें हम कि एक्टिव मेजर्स लें, हम मेजर्स पूरे प्रॉपरली अप्लाई करें ताकि थेफ्ट, डेटोरेशन, ब्रेकेज, इन सब से हम प्रिवेंट करने के लिए एक्टिव मेजर्स ले लें।
तो इस तरह हम अपने मटेरियल वेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ अभी हमने देखा कि दो तरह के वेरिएंस देखे, एक आइडल टाइम और एक मटेरियल वेस्ट से रिलेटेड। देन व्हेन शुड अ वेरिएंस बी इन्वेस्टिगेटेड? अब देखिए, वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना इज नॉट एन इजी टास्क। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि इतना आइडल टाइम जा रहा है या इतना वेस्ट हो रहा है, एडवर्स यूसेज वेरिएंस आ रहा है, तो आप फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये इसके लिए आपको एक पूरी टीम लगानी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट लगती है। तो कब हमें वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? तो जब हमारे पास वेरिएंस आ रहा है, एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, ओके, तो एडवर्स वेरिएंस को जरा सा एडवर्स वेरिएंस आया, हम फौरन इन्वेस्टिगेट करने नहीं पहुंच जाते। उसके पहले हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला देखना चाहिए साइज, कि वेरिएंस का साइज क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि एक बहुत बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, वहां आपने मटेरियल का कॉस्ट सोचा कि $1 लाख आना चाहिए, कॉस्ट आपने डिसाइड किया, आपका आ गया 1,01,000, ठीक है, 1,000 का एडवर्स आ गया। बट अगर वो बहुत ही आपका कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करने पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर आप उसके लिए आप पूरी टीम लगाएंगे तो टीम की कॉस्ट यानी वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करने की कॉस्ट जितना आपका एडवर्स आया उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है साइज का। A standard is an average expected cost and therefore small variations between the actual and standard are bound to occur. ये आपका फिक्स नहीं है, ये आपका एक्सपेक्टेड है, ओके। आपने फ्यूचर के लिए सोचा है तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो आपको मालूम नहीं है, जिसे आप प्रिडिक्ट करके स्टैंडर्ड बना दें, ओके। सो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ सकता है। These are uncontrollable variance. तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफरेंस आपका अनकंट्रोलेबल है, तो उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। इन एडिशन, अ बिजनेस में डिसाइड टू ओनली इन्वेस्टिगेट वेरिएंसेस अबाउट अ सर्टेन अमाउंट। जैसे कि उन्होंने सोचा कि एक फिक्स साइज ऑफ वेरिएंस, अगर हमारा वेरिएंसेस $5,000 से अबव आएगा तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। या तो ये देख लें, या फिर ये देख लें कि जैसे हम सारे वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे विच इज ओवर 10% ऑफ द बजट। जितना आपने बजट बनाया उसका 10% या 9%, 12%, कोई भी एक परसेंटेज फिक्स कर लो। इससे अबाव अगर हमारा आएगा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो, इस अमाउंट से अबाव जाएगा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे स्टैटिस्टिकल डिसीजन रूल। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिगेट ऑल वेरिएंसेस of which there is a likelihood of less than 5% that it could have arisen randomly. So ये कुछ है जिसकी जब ये सिचुएशन आती है तब हमें क्या करना चाहिए, हमारे वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा जो वेरिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.5%, 10%, 0.1% या 1% का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इतना छोटा मोटा डिफरेंस तो चल सकता है, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया वो एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते। तो जब एक्चुअल परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, तो साइज का हमें ध्यान रखना चाहिए। देन फेवरेबल और एडवर्स, मोस्ट फर्म्स फेवरेबल वेरिएंस आते हैं तो उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करती, मैक्सिमम वो एडवर्स वेरिएंस पर ज्यादा फोकस करती है। तो फर्म्स ऑफन ट्रीट एडवर्स वेरिएंसेस एज मोर इंपॉर्टेंट देन फेवरेबल एंड देयरफॉर एनी इन्वेस्टिगेशन में कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज एडवर्स वेरिएंसेस। कॉस्ट, for investigation to be worthwhile, the cost of investigation must be less than the benefits of correcting the cause of the variance. तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है और वेरिएंस को करेक्ट करने की किससे जो बेनिफिट होगा वो कम होगा, तो हमें उसको अवॉइड कर देना चाहिए। Past pattern, variances should be monitored for a number of periods in order to identify any trends in the variances. Okay, a firm would focus its investigation on any steadily worsening trends. So past patterns को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Budget may be unreliable or unrealistic. Therefore, the variances would be uncontrollable and call for a change in the budget or an improvement in the budgeting process, not an investigation of the variance. क्या मतलब हुआ? देखिए, कई बार हम लोगों ने जो बजट बनाया कई बार वो रियलिस्टिक ही नहीं होता। आपने सोचा कि मेरी यूनिट्स जो सेल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10,000 यूनिट्स, बट मार्केट उसका उतना है ही नहीं,
ओके सो अगर आपने एक्चुअली परफॉर्म किया और आपका मार्केट एक्चुअल में 5-6,000 का ही था और आपने एक्चुअल में आपकी सेल भी 5,000 ही हुई है, यूनिट्स की हुई है, और अगर आप इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाएंगे तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही लगेगी। सो जो हमें स्टैंडर्ड होते हैं अगर वो हमारे अनरिलायबल होंगे या अनरियलिस्टिक होंगे तो वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना यूजफुल नहीं होगा। सो बजट में बी अनरिलायबल और अनरियलिस्टिक, therefore the variances would be uncontrollable, तब तो आपको वेरिएंसेस आएंगे ही, एंड कॉल फॉर ए चेंज इन द बजट। इसके लिए हमें अपने बजट में इंप्रूवमेंट लाना होगा, ना कि इन्वेस्टिगेशन करना होगा। Reliability of figures. The system for measuring and recording the figures may be unreliable. If this is the case, the variances will be meaningless and should not be investigated. Figures ही अगर reliable नहीं है, वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना यूजलेस है। ओके सो ये थे आपके आइडल टाइम वेरिएंस, देन वेस्ट के बारे में था, और किस सिचुएशन में हमारे जो वेरिएंसेस आ रहे हैं उनको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। सो मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस को पढ़ने से पहले हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो हमने F2 में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हमने? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है मटेरियल की, सपोज आपने सोचा कि आनी चाहिए $10,000 और एक्चुअल कॉस्ट आ रही है $9,000, फेवरेबल वेरिएंस 1,000 का, या आ रही है $11,000 मतलब 1,000 का एडवर्स वेरिएंस। सो व्हाट इज कॉस्ट वेरिएंस? आपने जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया माइनस एक्चुअल। अब ये जो कॉस्ट होती है ना, ये किसके लिए होती है? फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए, और ये 2 फैक्टर से मिलकर बनी हुई होती है, 2 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। ओके और एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से मिलकर बनी होती है आपकी। सो ये रहा आपका कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या होता है? जब इन प्राइस में डिफरेंस की वजह से वेरिएंस आ रहा है उसको हम प्राइस वेरिएंस कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जब हम मल्टीप्लाई करते तो एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि जितनी हमने परचेज किया है उसी पर ही तो हमें रेट में डिफरेंस देखना होगा। यूसेज वेरिएंस जब हमें देखना है तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, कितनी क्वांटिटी लगेगी, 10,000 kg हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट बना रहे हैं, उसमें 10,000 kg का लगेगा जो हमने प्रोडक्शन किया फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और एक्चुअल में हमारा लग गया 8,000, तो क्या हो गया? ये फेवरेबल वेरिएंस। जब रेट देखते तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते, ये यूसेज वेरिएंस था। ओके अब कई बार क्या होता है, ये यूसेज वेरिएंस जब हम देख रहे हैं तो इसके साथ में हमें 2 वेरिएंसेस और अकर हो जाते हैं। ये 2 वेरिएंस सबसे पहले तो देखिए किस सिचुएशन में अकर होते हैं। यहां तक के हमने बेसिक वेरिएंस थे, ये F2 में देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है जिसे हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है फॉर A, B एंड C, हमने स्टैंडर्ड दे रखा है 1:1, तीनों को इक्वल में लेना है। लेकिन जब हम एक्चुअली हमने मिक्स किया तो हमने क्या कर दिया, A का तो हमने 2 कर दिया रेशो, दिस वाज स्टैंडर्ड। एक्चुअली क्या किया, इसको 2:1.5:1 रेशो ले लिया। ठीक है, तो रेशो में डिफरेंस आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक ये वाला यूसेज वेरिएंस 2 वेरिएंस में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ओके सो कब आएगा ये मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस? तो देखिए, material mix and yield variances are calculated if a product contains more than one type of material. एक से ज्यादा टाइप के अगर रॉ मटेरियल यूज आ रहे हैं
तब मिक्सिंग, मटेरियल की मिक्सिंग करनी होगी, ओके, तो वो क्या कहलाएगा आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर वो मटेरियल इंटरचेंजेबल है, फॉर एग्जांपल आपने यहां देखा इसमें कि ये आपका 1:1:1 रेशो में था, अब आपका रेशो चेंज हो गया 2:1:5 और 1। तो जब ये रेशो इंटरचेंजेबल होता है कि मतलब आप इसकी जगह इसको ज्यादा ले सकते हैं, या अगर आप रेशो ही चेंज नहीं कर सकते तब तो मिक्स वेरिएंस अराइज होने का सवाल ही नहीं होगा, ओके। मतलब आपका एनी हाउ तीनों को 1:1:1 के अलावा आप चेंज ही नहीं कर सकते तो मिक्स वेरिएंस अराइज ही नहीं होगा। ये कब अराइज होगा? जब आपका एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है और उनका रेशो आप चेंज कर सकते हैं, मींस इंटरचेंजेबल है। एंड देयर वाज अ चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट मटेरियल, ये चेंज हो गया 1:1:1 से 2:1:5:1 हो गया। तो आपका मटेरियल इंटरचेंजेबल होना चाहिए और देयर वाज अ चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट मटेरियल। सो टोटल मटेरियल वेरिएंस प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस में डिवाइड होता है। प्राइस वेरिएंस बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने F2 में देखा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बेसिक वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त, कैलकुलेशन अनचेंज्ड। कैलकुलेट सेपरेट वेरिएंस फॉर ईच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, हर टाइप के लिए आप एक अलग प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लीजिए और देन टोटल एग्रीगेट कर लीजिए। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इन सब सिचुएशन में दो में डिवाइड होगा, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है? मेजर्स द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ अ चेंज इन मिक्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जब इनपुट में चेंज कर दिया आपने, रेशो में चेंज कर दिया, क्या स्टैंडर्ड हमने सोचा था 1:1:1, एक्चुअल कर दिया 2:1:5:1, तो जब आपने रेशो में चेंज कर दिया, उस रेशो में चेंज की वजह से आपके प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये उसको मेजर करता है, ओके। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये क्या मेजर करता है? मेजर्स द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ अ डिफरेंट आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन इनपुट देन स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड की आपका जो इनपुट दे रखा है, एक्चुअल जो इनपुट है, उस पर जो आपका आउटपुट है, कितना आना चाहिए था और कितना आया है, उन दोनों में डिफरेंस, यानी यील्ड यानी कितना आपने अचीव किया है, तो कितना करना चाहिए था उस गिवन इनपुट के लिए, कितना अचीव करना चाहिए था और कितना अचीव किया है, दोनों में डिफरेंस, यानी कितना आउटपुट आना चाहिए था, कितना आया है, दोनों में डिफरेंस को ये मेजर करता है यील्ड वेरिएंस। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए ये देखिए, अ मिक्स वेरिएंस इज यूज्ड टू मॉनिटर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। The mix variance is looking at the change in the cost of material when the input materials are used in different proportions to the set standard. तो इनके लिए जब हमें मिक्स वेरिएंस निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉलम बनते हैं, देखिए जब हमने किया था तो हमने क्या कॉलम लिया था, पहले जब हम बेसिक वेरिएंसेस निकाल रहे थे तो एक हमने लिया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दिस वाज द आवर फर्स्ट कॉलम, एक्चुअल क्वांटिटी, या इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस ले लेते हैं पहले, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस, हम ये 4 कॉलम्स बना रहे थे, राइट। तो जो आपके इनपुट होंगे उनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आ रही है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या आ रही है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या आ रही है, एक्चुअल प्राइस क्या आ रही है, ये हम लिख देते थे। अब जब हम लोग मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तब हम एक और कॉलम बनाएंगे, तो वो कॉलम कौन सा होगा, यहां देखिए, तो ये वाले थे हमारे मटेरियल, ये जो 4 कॉलम्स हमने बनाए थे, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए था। मिक्स वेरिएंस के लिए हम क्या बनाते हैं, जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है उसके हम 2 रेशो लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो एंड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू कौन से रेशो, एक्चुअल रेशो, दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो एंड एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो, इसको आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो इन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिक्स वेरिएंस। किसका फॉर्मूला है ये, मिक्स वेरिएंस का है।
तो जब हमें मिक्स वेरिएंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहां हमारा एक कॉलम और बन जाएगा, वो बनेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो देखिए ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है तो आपके एक्चुअल रेशियो में ही है, एक से ज्यादा इनपुट है, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी। आपने स्टैंडर्ड आपका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, इक्वल 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 1:1:1, जैसे अभी हमने यहाँ लिया था, ये रहा 1:1:1, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड का है। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपने क्या ले ली, आपने रेशियो चेंज कर दिया 2:1:5:1। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने लिया वो 2:1:5:1 में ले रखा है। ये जो इनपुट आ रहा है इसी को जब आप इक्वल लेंगे तो वो आपका RSQ कहलाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी एक्चुअल क्वांटिटी। ये जो एक्चुअल इनपुट है ना, दिस इज टोटल ऑफ एक्चुअल इनपुट, इसको जब हम स्टैंडर्ड रेशियो में लेंगे तो ये हो जाएगा। और ये रहा हमारा फॉर्मूला मिक्स वेरिएंस का। सो मिक्स वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये हम ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए तीनों को निकालेंगे, तीनों का टोटल कर देंगे तो टोटल मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। ओके, चलिए यहां पर देखिए, ये रहा मेथड। मटेरियल फॉर एग्जांपल M1, M2, M3, 3 रॉ मटेरियल हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स AQAM, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स AQSM, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A माइनस एक्स, यानी एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। ये देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस। ओके, सो ये स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, पढ़ लेते हैं एक बार। राइट डाउन द एक्चुअल इनपुट ऑफ ईच मटेरियल इन अ कॉलम AQAM, take the actual input in total and copies across to another column, then work it back in the standard proportions। AQSM निकालना है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय स्टैंडर्ड प्राइस एंड गिव द मिक्स वेरिएंस इन फाइनेंशियल टर्म। तो ये स्टेप्स हैं, आइए इनको अब हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन में करते हैं, मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना। ओके, सो दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है। Hondro operates a standard costing system. Standard direct material to produce 1000 units of output is as follows. Material grade A, B, C. Input quantity is 600, 240, 360. And standard price per kg आपको given है. Okay. During April, the actual output of product was 21,000 units. अब देखिए, ये जो आपको स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है ना, वो किसके लिए, 1000 यूनिट्स के लिए, ये इनपुट 1000 यूनिट्स के लिए, लेकिन आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किसके लिए कितना किया है, 21,000। तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लाना होगा। एक्चुअल मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन वर्क कितना किया है, ये जो एक्चुअल इनपुट है वो है 14,000, 5,500, 5,500। क्या करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर ईच मटेरियल एंड इन टोटल कमेंट ऑन फिगर्स कैलकुलेटेड। ओके, सो मिक्स वेरिएंस के लिए हमें क्या लेना होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, देन एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स, दोनों में डिफरेंस। ओके, जिसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमारा क्या जाएगा, मिक्स वेरिएंस आएगा। ओके, सो चलिए करते हैं। 3 ग्रेड के रॉ मटेरियल है हमारे पास, A, B एंड C। कॉलम्स बना देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एक और कॉलम रहेगा, देन ये हमारा एक और कॉलम, ये स्टैंडर्ड रेट का कॉलम, और ये आ जाएगा मिक्स वेरिएंस। ओके, सो मिक्स वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉलम A, B एंड C, तो हम क्या करेंगे, A माइनस B मल्टीप्लाई बाय C, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मिक्स वेरिएंस का। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये रहा 14,000, 5,500, 5,500,
During the April, actual output was 21,000 units. Actual material issued to production is this. Okay. So कितना है? 14,000 for A, 5,500 for B and 5,500 for C. ठीक है. सो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई? ये रहा टोटल 14,000 plus 5,500 plus 5,500 that is 25,000. अब ये तो था एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स. अब हमें लेना है इसी एक्चुअल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड मिक्स में लेते हैं. और स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 600:240:360. या अगर हम रेशियो प्रॉपर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ये मैं इन सब को ये जीरो हमारा कट गया, 6 से कर देते हैं. 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, 6 जा 36. और आगे फर्दर करते हैं तो ये हो जाएगा 5:2:3. सो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड मिक्स. ओके. तो अब इसको हम केस में कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड मिक्स में कर देते हैं. यानी कि 25,000 इंटू ये हो गया 5 6 7 8 9 10, 5/10 कितना हो जाएगा? ये 12,500. यहां पर कितना हो जाएगा? 25,000. बी का रेशो था 2/10 एंड सी का है 25,000 का 3/10. ओके. सो ये है स्टैंडर्ड मिक्स 5:2:3. तो जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी है यानी 25,000, इसको हम स्टैंडर्ड मिक्स में डिवाइड कर देते हैं. तो देखिए बी का कितना आएगा? 25,000 इंटू 2/10 इट इज 5,000 एंड ये 3/10 है तो 25,000 इंटू 3/10 ये आ जाएगा 7,500. ये टोटल आ गया आपका 25,000. ओके. अब स्टैंडर्ड रेट निकालनी है हमें. सो स्टैंडर्ड रेट है 1.1, 2.4, 1.5. 1.1, 2.4 एंड 1.5 पर केजी. ये सब क्या है? पर केजी है. पर केजी है, 1 केजी की प्राइस है. ओके. सो मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो आइए सबसे पहले एक मटेरियल ए के लिए करते हैं. 12,500 माइनस 14,000, 1,500 इंटू 1.1 ये हो जाएगा 1650 एडवर्स. बी का देखते हैं 5,000 माइनस 5,500 इंटू 2.4 1,200 एडवर्स. एंड सी के लिए 7,500 माइनस 5,500 इंटू 1.5 ये आ गया 3,000 फेवरेबल. और अगर एग्रीगेट देखते हैं तो दोनों एडवर्स को हम ऐड कर देते हैं 1650 प्लस 1,200 एंड जो फेवरेबल है उसे माइनस कर देते हैं हम तो ये आ जाएगा हमारा 150 फेवरेबल. ये आ जाएगा टोटल मिक्स वेरिएंस. तो टोटल मिक्स वेरिएंस आया है हमारा 150 फेवरेबल. ओके. सो क्या कैलकुलेट करना था हमें? कैलकुलेट द मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर ईच मटेरियल. ईच मटेरियल के लिए हमने मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया. जैसे मटेरियल ए में एडवर्स आ रहा है मिक्स वेरिएंस, बी में भी एडवर्स आ रहा है लेकिन सी का फेवरेबल आ रहा है. ओके. इसका मतलब क्या हो गया कि ए के लिए हमने जितना सोचा था उससे कम, मतलब जितना हमारा एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हमने रॉ मटेरियल ले लिया क्वांटिटी वाइज. बी के लिए भी जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया था उससे ज्यादा हमने मटेरियल यूज किया इसलिए एडवर्स आ रहा है. और सी का फेवरेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या किया, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था 7,500 केजी का और एक्चुअली हमने यूज किया 5,500 केजी, तो मतलब कम यूज किया. तो इसका मतलब क्या हो गया? सी की रॉ मटेरियल का यूसेज कम हुआ, मतलब फेवरेबल वेरिएंस.
इन टोटल भी निकालना है, सो इन टोटल भी हमने कर दिया, तीनों का टोटल वो आ गया 150 फेवरेबल। कमेंट ऑन फिगर्स कैलकुलेटेड, अब आपका जो फिगर आया उस पर आपको कमेंट करना है। तो क्यों आया है ये 150 फेवरेबल वेरिएंस? सो देखिए 150 फेवरेबल आने का रीजन क्या था, ये प्रोडक्ट ए पर देखिए, प्रोडक्ट ए पर मतलब रॉ मटेरियल ए पर हमने यूज करना था, एक्सपेक्ट किया था हमने 12,500, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर ज्यादा यूनिट्स यूज कर ली, ज्यादा रॉ मटेरियल ए का यूज किया, और सी में क्या था, ज्यादा यूज करना था और हमने कम यूज किया। ओके, सो इससे क्या हुआ है, जो सी है वो एज कंपेयर टू ए ज्यादा कॉस्टली मटेरियल है। देखिए इसकी क्या रेट है 1.5 पर केजी, और यहाँ पर इसकी कितनी है 1.1 पर केजी है, $1.1 पर केजी। तो जो कॉस्टली मटेरियल था उसकी जगह हमने चीपेस्ट मटेरियल को ज्यादा यूज कर लिया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वेरिएंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, 150 फेवरेबल। सो ये रहा हमारा मिक्स वेरिएंस, 1650 एडवर्स, 1200 एडवर्स, 3000 फेवरेबल, टोटल ये रहा। कमेंट, फेवरेबल मिक्स वेरिएंस इज ड्यू टू मोर ऑफ मटेरियल ए एंड बी बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ मटेरियल सी। सो इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। सो आज के हमने लेक्चर में क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा मटीरियल लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में हमने देखा कि जो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, आइडल टाइम एग्जिस्ट करने की वजह से वो दो में डिवाइड हो जाता है, दैट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस मतलब अगर हमने वर्कर्स को पे किया 100 आवर्स के लिए, लेकिन एक्चुअली उन्होंने 90 आवर्स ही काम किए, यानी 10 आवर्स आपका क्या हो गया, आइडल टाइम हो गया, तो वो ये वेरिएंस निकल के आ जाता है। एक और चीज याद रखनी, आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा क्या होगा, एडवर्स ही होगा। एडवर्स क्यों होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, वेस्टेज जा रहा है आपका टाइम, तो वो हमेशा लॉस ही होगा, एडवर्स ही होगा ये वाला। और दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट एफिशिएंसी वेरिएंस, फॉर्मूला हमारा वही रहता है जो हमने F2 में पढ़ा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ जाता है कि अब यहाँ पर हम एक्चुअल आवर पेड नहीं लेते, एक्चुअल आवर वर्कड लेते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली जितना काम किया, जितने टाइम काम किया, आप उसी से कंपैरिजन करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे हमारे लेबर रेट वेरिएंस के। ये वाला फॉर्मूला था हमारा रेट वेरिएंस का, आइडल टाइम वेरिएंस और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वेरिएंस का। देन हमने देखा कि आइडल टाइम और वेस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, मटेरियल वेस्ट से रिलेटेड। फिर हमने देखा कि किस सिचुएशन में वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देखिए वेरिएंसेस आपके आ रहे हैं, छोटे मोटे वेरिएंसेस आ रहे हैं, हम हमेशा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए टीम नहीं अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो वो एडवर्स ही आ सकता है। तो जब भी हमें वेरिएंस, देखिए वेरिएंस करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो एक्सपेक्टेड फिगर होता है। फ्यूचर के लिए हम आप एक्यूरेट एग्जैक्ट फिगर एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो वो एस्टिमेटेड होता है, इसलिए एक्चुअली जब परफॉर्म करते हैं थोड़ा बहुत वेरिएंस आना नॉर्मल होता है। तो जब हमें वेरिएंस इन्वेस्टिगेट करना होता है तो हम पहले देखते हैं कि क्या जो वेरिएंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है अमाउंट वाइज, तो उसके लिए हम एक कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं, चाहे वो क्राइटेरिया एक फिक्स्ड अमाउंट हो, चाहे कुछ फिक्स परसेंटेज हो, कैसे भी हो, या स्टैटिस्टिकल कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। नॉर्मली एडवर्स वेरिएंस को ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं एज कंपेयर टू फेवरेबल वेरिएंस को। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, पास्ट पैटर्न देखते हुए आते हैं कि कैसा चल रहा है। बजट अगर हमारा अनरिलायबल है, अनरियलिस्टिक है, तो वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट करना यूजलेस होता है। जो फिगर्स यूज कर रहे हैं अगर वही रिलायबल नहीं है तो भी वेरिएंस इन्वेस्टिगेट करना यूजलेस होता है। ओके, देन हमने देखा मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। सो मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, ये दोनों वेरिएंसेस कब अराइज होते हैं, जब एक से ज्यादा इनपुट मटेरियल होता है। ओके, एक से ज्यादा इनपुट मटेरियल होता है और उनका स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेशो, जिस रेशो में हमको यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है। वो अगर सेम होगा मिक्स वेरिएंस 0 आएगा। ओके, सो ये रहा आपका चार्ट, फ्लो चार्ट किस तरह से आता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस में डिवाइड होता है, यूसेज वेरिएंस मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस में डिवाइड होता है। देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब ही यही है कि आपने जो क्वांटिटी यूज करी है, कितना रेशो में सोचा था, किस रेशो में आप यूज करेंगे, और आपने एक्चुअल रेशो डिफरेंट कर दिया, तो आपका मिक्स वेरिएंस अराइज होता है। तो उसका इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो, दोनों का डिफरेंस हमारा मिक्स वेरिएंस कहलाता है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ओके,
सो दिस इज द फॉर्मूला, ये स्टेप से कैलकुलेट करने के लिए, और इसको हमने इस एक क्वेश्चन से समझा है। सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।